नमस्कार। आज हम भारत सरकार की जो बनावट है उसे थोड़ा करीब से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका है जी। इनके बारे में हमारे पास कुछ संवैधानिक जानकारी है, तो देखते हैं कि ये तीनों हिस्से कैसे मिलकर देश का सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प भी है कि सत्ता के ये तीन, आप कह सकते हैं, स्तंभ कैसे एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं। हाँ, और हमारे लोकतंत्र को कैसे मजबूत रखते हैं। जी। तो शुरुआत करते हैं कार्यपालिका से। जी। यानी सरकार का वो हिस्सा जो असल में देश चलाता है, जी। डे टू डे काम देखता है। हाँ। इसमें आते हैं हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो राष्ट्रपति, देखिए, वो देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति उनमें निहित है। उनके नाम पर चलती है, मतलब। हाँ, उनके नाम पर। लेकिन उनका चुनाव सीधे जनता नहीं करती। हाँ, वो तो अप्रत्यक्ष होता है। जी, चुने हुए सांसद और विधायक करते हैं, राज्यों के भी। लेकिन इसमें एक बात है, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते। अच्छा। तो फिर असल ताकत किसके पास है? क्योंकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र के प्रमुख हुए, जैसा कहा जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तरह से हाँ, असली ड्राइविंग सीट पर आप कह सकती हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और उनकी अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होती है वही असल में फैसले लेती है। ये अनुच्छेद 74 में साफ लिखा है। और प्रधानमंत्री को चुनते कैसे? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, पर किसे? आमतौर पर उन्हें जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, या ऐसे नेता जिन्हें बहुमत का समर्थन हासिल हो। और फिर वही अपनी टीम चुनते हैं, मंत्री वगैरह। जी, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे मंत्री बनाए जाए, कौन सा विभाग दिया जाए, और कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता भी वही करते हैं। वो राष्ट्रपति और कैबिनेट के बीच की मुख्य कड़ी है एक तरह से। और उपराष्ट्रपति, उनका क्या रोल है इस सब में? उपराष्ट्रपति वो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं। अनुच्छेद 63। अच्छा। उनका सबसे अहम काम है राज्यसभा के पदेन सभापति होना। मतलब वो राज्यसभा की कार्यवाही चलाते हैं। तो उन्हें सैलरी उपराष्ट्रपति होने की नहीं मिलती? नहीं, उन्हें वेतन राज्यसभा के सभापति के तौर पर मिलता है। और हाँ, अगर कभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, मान लीजिए बीमारी, मृत्यु, इस्तीफे की वजह से, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर भी काम करते हैं। अनुच्छेद 65 में ये व्यवस्था है। एक चीज अक्सर सुनते हैं, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, अनुच्छेद 75। इसका सीधा मतलब है कि पूरी मंत्री टीम, पूरी कैबिनेट अपने हर काम के लिए एक साथ जिम्मेदार है। और किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति। जी। अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो सिर्फ उस मंत्री को नहीं जिसके विभाग का मामला हो, बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को प्रधानमंत्री समेत इस्तीफा देना पड़ता है। ये तो जरूरी बात है। ठीक है, तो ये हुई कार्यपालिका जो फैसले लागू करती है, देश चलाती है। अब बात करते हैं उनकी जो कानून बनाते हैं, विधायिका। हाँ, और सरकार पर नजर भी रखते हैं, यानी हमारी संसद। सही कहा। संसद जो भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति भी? जी हाँ, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माने जाते हैं। भले ही वो किसी सदन के सदस्य नहीं होते, पर उनकी मंजूरी के बिना कोई भी बिल कानून नहीं बनता। अच्छा, और दोनों सदनों में क्या फर्क है, लोकसभा और राज्यसभा? लोकसभा, जिसे निम्न सदन कहते हैं, उसमें सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं 5 साल के लिए, जब तक कि पहले भंग ना हो जाए। और राज्यसभा उच्च सदन है, ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और ये कभी भंग नहीं होती, एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो इसमें अनुभवी लोग रहते होंगे ज्यादातर। हाँ, कह सकते हैं। और धन विधेयक यानी पैसे से जुड़े कानून वो सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। ये लोकसभा की एक खास ताकत है। और सरकार भी तो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह होती है। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की थी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और संसद काम कैसे करती है, मतलब ये सत्र वगैरह कैसे चलते हैं? देखिए, राष्ट्रपति साल में कम से कम 2 बार सत्र बुलाते हैं। 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट, मानसून और शीतकालीन। और सदन के अंदर क्या होता है? बहुत कुछ होता है। कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें मंत्री सवालों के जवाब देते हैं।
फिर शून्यकाल होता है जिसमें बिना पूर्व सूचना के जरूरी मुद्दे उठाए जा सकते हैं। अच्छा। फिर विभिन्न प्रस्तावों पर बहस होती है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, और सबसे जरूरी काम विधेयकों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करके कानून बनाना। काफी व्यस्त रहता होगा माहौल। जी बिल्कुल। ये सब तरीके सरकार को जवाबदेह बनाए रखने और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हैं। चलिए अब तीसरे और बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर आते हैं, न्यायपालिका, और उसमें सबसे ऊपर हमारा सर्वोच्च न्यायालय। हाँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ये हमारे न्याय के पूरे सिस्टम का शीर्ष है और सबसे बढ़कर ये संविधान का संरक्षक है। अनुच्छेद 124 इसके गठन की बात करता है। इसमें कितने जज होते हैं? इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, CJI, और बाकी अन्य न्यायाधीश जिनकी संख्या संसद तय करती है। अभी कुल मिलाकर 34 हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं कोलेजियम सिस्टम की सलाह पर। और ये कब तक पद पर रहते हैं? 65 साल की उम्र तक। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी शक्तियां क्या हैं? मतलब आम आदमी के लिए क्या मायने रखती हैं? कई बड़ी जिम्मेदारियां और शक्तियां हैं। जैसे अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल क्षेत्राधिकार है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपस के झगड़े सीधे यहीं सुने जाते हैं। अच्छा। फिर ये हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है, ये इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार है। राष्ट्रपति अगर किसी कानूनी सवाल पर सलाह मांगे, अनुच्छेद 143, तो ये सलाह भी देता है, हालांकि वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती। और वो रिट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 32, हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए इसे संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा गया है। सच में। जी, और ये एक अभिलेख न्यायालय भी है। अनुच्छेद 129, मतलब इसके फैसले नजीर बनते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं, और ये अपनी अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। और शायद सबसे अहम शक्तियों में से एक है न्यायिक समीक्षा। ये शक्ति सुनिश्चित करती है कि कोई भी, यहाँ तक कि संसद भी, संविधान से ऊपर नहीं है। वाह। तो ये तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, एक तरह से देश के सिस्टम को चला भी रहे हैं और एक दूसरे पर नजर भी रख रहे हैं। बिल्कुल। शक्तियों का ये पृथक्करण और संतुलन, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, यही इस पूरी व्यवस्था की बुनियाद है। एक अंग कानून बनाता है, दूसरा लागू करता है, तीसरा उसकी व्याख्या करता है और संविधान की रक्षा करता है। तो ये था एक संक्षिप्त अवलोकन भारत की संघीय सरकार के इन 3 प्रमुख अंगों का। जी, पर इसमें एक सवाल हमेशा सोचने लायक रहता है। क्या? कि कागज पर, सिद्धांत में ये संतुलन बड़ा अच्छा दिखता है, पर असल व्यवहार में, जमीनी हकीकत में ये संतुलन कितना प्रभावी रहता है, खासकर तब जब इन अंगों के बीच किसी मुद्दे पर टकराव की स्थिति पैदा हो। क्या ये संतुलन हमेशा बना रहता है या कभी एक अंग दूसरे पर हावी हो जाता है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार गौर करने की जरूरत है। ये वाकई एक गहरा सवाल है, इस पर सोचना जरूरी